नमस्कार। सीटेट प्रिपरेशन क्लास में फिर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही लेके आई हूँ, चैप्टर 3। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आप लोगों को बता दिए हैं, सॉरी 2 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। पहला हमारा है एशियंट हिस्ट्री और दूसरा हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में, लेकिन ऋग वैदिक काल पे जाने से पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जो कंटेंट्स है, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। और हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे या फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो हमारा जो काल है वो हमारा उत्तर वैदिक काल है, यानी वैदिक काल भी हम बोलते हैं। जो वैदिक काल है वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के रहन सहन से बिल्कुल ही अलग था, जो कि वैदिक काल को 2 पार्ट में भागा गया है। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो हमारा उत्तर वैदिक काल है उसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को रखा गया है, और जो हमारा ऋग वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है, यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने उत्तर वैदिक काल यानी ये सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज हम ऋग्वेद को पढ़ने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके सीटेट एग्जाम में या टेट एग्जाम में, या फिर जो भी जनरल नॉलेज के लिए जानना जरूरी है, वो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप लोग ध्यान से सॉल्व कर पाओ और आप लोगों का स्कोर अच्छा बन पाए और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप लोग मेरे वीडियो को अगर फॉलो करते हो तो आप लोग अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करोगे, आप लोगों का स्कोर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे। जो आज हमारा है, आज मैं आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा बता देना चाहती हूँ। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, 2500 से 1750 बीसी तक चला उसका टाइम पीरियड्स। और अगर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि आज से कितने साल पहले हड़प्पा सभ्यता था, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज से 4500 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता था, यानी हम 2500 में 2000 को प्लस करेंगे तो हमारा 4500 होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, इस तरह से भी पूछता है कि आज से, या ये भी पूछ सकता है कि कितने ईसा पूर्व। तो जब अगर ईसा पूर्व पूछता है तो आप 2500 आए तो 2500 एप्रोक्स बोल सकते हो, या फिर कहीं कहीं 2300 का भी रिकॉर्ड है हमारा, तो उसको 2300 भी बोल सकते हो। क्वेश्चन में जो ऑप्शन में जो भी आपको दे दे वो आप टिक कर दो, 2300 या 2500, लेकिन 2500 ही यहाँ पे मैंने बताया है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि कितने वर्ष आज से अगर आज से काउंट करके पूछा जाए तो 4500 वर्ष पहले। चलो अब आते हैं हम अपने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ विशेषताओं पे जो आप लोगों को जानना चाहिए। तो ये तो हमने जान लिया कि सिंधु घाटी आज से 45 साल पहले था, और जो हमारा ईंटों का जो प्रयोग होता था, जो ईंटों की जुड़ाई के लिए जो प्रयोग होता था, वो इंटरलॉकिंग पद्धति के आधार पे निर्धारित। इंटरलॉकिंग पद्धति यानी जो भी दीवारों को जोड़ने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था अपने वीडियो में कि ईंटों का प्रयोग होता था, पत्थर का प्रयोग होता था, चूना पत्थर का, जिप्सम का, ये सब चीज का प्रयोग होता था। मिट्टी के गाढ़े घोल का भी उसकी जुड़ाई के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो ईंटों को जिस डिजाइन से जोड़ा जाता था दीवार बनाने के, वो इंटरलॉकिंग पद्धति पे जोड़ा जाता था। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडो वैले के नाम से भी जाना जाता है। इंडो वैले के नाम से क्यों जाना जाता है, जैसा कि मैंने वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ वो सिंधु नदी हिमालय से निकलकर पाकिस्तान की ओर बहती है। तो जब सिंधु घाटी हिमालय से निकल के उस हिमालय की चोटी से सिंधु घाटी पाकिस्तान की ओर जाती है, तो और उसी के आधार पे इंडिया में ही हमारा हिमालय ले करता है, और वहां सिंधु घाटी वहीं से निकल के जाती है। तो उस आधार पे हम उसको इंडो और वैले बोल सकते हैं, यानी इंडो वैले के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा का पतन का। तो हड़प्पा का पतन का हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले हम जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे जो भी उस टाइम पे जगह जो मुख्य स्थल थे वो कौन कौन से थे, वो और भी 5 के अलावा और भी वहां पे मुख्य जगह पाए गए थे, लेकिन ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जानना चाहिए। मोहनजोदड़ो था वहां का स्थल, एक
एक लोथल पाया गया था, कालीबंगा था, हड़प्पा था और धोलावीर था। तो जो मोहनजोदड़ो की खासियत का क्या था कि वहां पे किस चीज का साक्ष्य पाया गया था, तो वहां पे विशाल अन्नागार और स्नानागार, जिसको विशाल भंडार भी बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये विशाल अन्नागार या स्नानागार कहाँ पाया गया था, जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अब हम बात करेंगे लोथल की। लोथल जो हमारा गुजरात में स्थित है, वहां पे कुल्हाड़ी का साक्ष्य पाया गया था। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, वो अग्निकुंड और काले रंग की चूड़ी का साक्ष्य वहां पे पाया गया था। हड़प्पा के बारे में बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता जो पाकिस्तान के किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी के किनारे। लेकिन जो हड़प्पा था वो हमारे पाकिस्तान के पंजाब सिंध के शहर में बसा हुआ था। ये पंजाब सिंध पाकिस्तान के शहर का नाम है। अब हम धोलावीर की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 मंजिला घर पाए गए हैं। धोलावीर में 3 मंजिला घर का खासियत इसलिए बताया गया है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने पहले बता चुकी हूँ कि वहां पे 2 मंजिलों घर की खासियत पाई गई थी, यानी 2 मंजिलों का घर पाया जाता था। और जब दरवाजा हमारा होता था वो एकदम किनारे में बनाया जाता था, और दरवाजे का जो डायरेक्शन होता था वो घर के पीछे के साइड होता था। और जो सड़कें होती थी वो समकोण पे काटती थी, यानी 90 डिग्री के एंगल पे बनती थी। देखिए इस तरह से जाएगी, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा 90 डिग्री बनते जा रहा है। तो ये समकोण पे काटती थी, ऐसे ऐसे कभी नहीं जाती थी इस तरह से। तो इस तरह से ही रास्ता हमेशा होके जाता था। तो ये सभी खासियत थी वहां के नगर का जो बनावट था उसका। तो धोलावीर में हमारा 3 मंजिला घर पाया गया था, जो धोलावीर वहां पे हड़प्पा सभ्यता के से जगह, उस टाइम पे जो जगह था। तो अब यहाँ पे हम बात कर लिए मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीर, ये 5 जगहों का साक्ष्य वहां पे पाया गया था। ये 5 बोल सकते हैं कि राज्य, जगह या शहर जो भी हड़प्पा सभ्यता का है। अब हम बात करेंगे कि वहां के उद्योग का। तो वहां का मुख्य उद्योग था तांबा, इंपॉर्टेंट उद्योग बोल सकते हैं, तांबा, सीसा, टीन, सोना, चांदी। और लेकिन जो तांबा था वो खेतड़ी के खदानों से जो मंगाया जाता था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि तांबा कहाँ से मंगाया जाता, तो तांबा खेतड़ी के खदानों से मंगाया जाता था। अब बात करेंगे सूती वस्त्र। सूती वस्त्र हमारा उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे मुख्य उद्योग था। मुख्य उद्योग इसलिए था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास की खेती सबसे पहले करनी प्रारंभ की गई थी, और उसी कपास से सूती वस्त्र बनाया जाता था और वो सभी जगह भेजा जाता था, जिससे काफी बोल सकते हैं कि काफी वहाँ सूती वस्त्र के उद्योग से काफी जो इंडिया में पैसे बोल सकते हैं या फिर वहाँ की करेंसी जो बोल सकते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और इसलिए उसी सूती वस्त्र के उद्योग से एक तरह से बोल सकते हैं कि सोने की चिड़िया भी हमारा भारत बन चुका था। तो वो सूती वस्त्र उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट था, और सूती वस्त्र उद्योग के पीछे हमारा था कपास की खेती। तो यहाँ तक हमारा बात होगी। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की पतन का कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण है वो हम सिर्फ संभावनाएं बोल सकते हैं, उसको श्योर नहीं बोल सकते हैं कि इसी कारण से हुआ। तो जो हमारी संभावनाएं पाई गई है वो ऐसा बोला जाता है कि प्राकृतिक आपदा हो सकती है, बीमारियां हो सकती है प्राकृतिक आपदा में, या फिर एक दूसरे के साथ लड़ाई करके, आक्रमण करके एक दूसरे पे विनाश हो सकता है। तो जो प्राकृतिक आपदा है उसमें सूखा, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी ये सभी हो सकती हैं। बीमारियों की ज्यादा संभावनाएं नहीं पाई गई हैं, क्योंकि जो बीमारियां हैं, ऐसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सिंधु घाटी में यानी मोहनजोदड़ो में बोल सकते हैं या हड़प्पा में, वहां पे सफाई का बहुत ही उच्चतम प्रबंध किया गया था। जो भी नाले थे, स्नानागार थे, सभी का पानी के निकास के लिए अलग से लाइन बनाया गया था, जो कि डायरेक्ट मेंडोल में जाके ही गिरता था। तो वहां पे सफाई की उचित व्यवस्था थी, तो उससे जो बीमारियां फैलने की बहुत ही कम चांस थी। और बाकी प्राकृतिक आपदा के बारे में हम बोल सकते हैं कि उसके कारण। और मोहनजोदड़ो में 14 लोगों का यानी 14 नर कंकाल पाए गए एक ही कमरे में। तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो वो एक दूसरे पे आक्रमण करके मर गए होंगे, या फिर आग लगने की वजह से मर गए होंगे, या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा की वजह से मर गए होंगे। तो इस तरह की संभावनाएं बोली गई है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेके, यानी विनाश का कारण ये सब दिया गया है। तो ये सब हम सिर्फ संभावनाएं बोल सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण, तो ये सब इसमें से अगर कोई भी अगर ऑप्शन देता है आपको, तो आप ये
आंसर दे सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, एक पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। तो जो हमारा नगर दुर्ग था जो उसमें शासक लोग निवास करते थे, और जो निचली इलाका पे था जो पूर्वी था उसमें सामान्य लोग निवास करते थे। जो और हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो चारों तरफ से एक रक्षा कवच दीवारों से घिरा हुआ था। तो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता की खासियत है। और जो आप लोगों को एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जितने कंटेंट्स आप लोगों को चाहिए वो मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी से बता दिए हैं। ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ लो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने वैदिक काल पे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारा आया वैदिक काल। ये वैदिक काल जो है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर किए हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमारा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है। और जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी सबसे पहले लिखा गया था। तो ऋग्वेद को मैं अलग से आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा वैदिक काल आया वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो संस्कृति थी उससे बिल्कुल ही अलग संस्कृति, वहाँ के लोगों का रहने सहने का तरीका बहुत पे बिल्कुल ही अलग संस्कृति था। तो जो हम आते हैं अपनी ऋग वैदिक काल के बारे में अगर बात करते हैं, यानी इसको चैप्टर 3 के बोल सकते हो आप लोग। तो हम अपने चैप्टर 3 में ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, यानी आज से 35 वर्ष पहले, यानी 1500 में 2000 ऐड करेंगे तो 35 वर्ष पहले आज से ऋग्वेद था। तो अब ऋग्वेद की विशेषता की बात करेंगे तो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी सबसे पहले लिखा गया था, यह प्रमाणित ग्रंथ है। और पाठ करने वाले को होत बोलते हैं, यानी ऋग्वेद का जो पठन करता है, जो पाठ करता है उसको होत बोलते हैं। आसतो माँ सदगमय वाक्य इसी ग्रंथ से लिया गया है। आसतो माँ सदगमय वाक्य इसी ग्रंथ से लिया गया है, ये भी है। अब गायत्री मंत्र का जो उच्चारण, गायत्री मंत्र का जो पाठ होता है, जो गायत्री मंत्र जो पढ़ा गया है वहाँ वो ऋग्वेद से ही लिया गया है, यानी। और गायत्री मंत्र में सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित किया गया है। जो सूर्य से संबंधित जो देवी है सावित्री, उनके बारे में ही संबोधित किया गया है, यानी गायत्री मंत्र में उस देवी को प्राथमिकता दी गई, उस देवी को संबोधित किया गया। और ये हमारा ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में उसको ऐड किया गया है। ये टोटल 10 मंडल होते हैं जिसमें 9वें मंडल में ऋग्वेद को रखा गया है। अब हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं, यानी सूक्त है। तो ऋग्वेद में 1028 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, यानी 1028 से भी ज्यादा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। ऋग्वेद का पांडुलिपि, यानी ऋग्वेद का साक्ष्य हमें कैसे पता चला, तो ऋग्वेद का जो पांडुलिपि है वो 150 वर्ष पहले कश्मीर में मिला था। तो ये भी हमारा नोट करने वाली इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो हमारा मुख्य अब हम बात करेंगे वहाँ के ऋग्वेद काल के मुख्य देवता, जिसको वहाँ पे जिन देवताओं का उस टाइम के जो लोग होते थे वो उपासना करते थे, किन किन देवी देवताओं का। तो इंद्र का करते थे, अग्नि का करते थे और सोम का करते थे। इंद्र जिसको युद्ध का देवता भी बोलते हैं, आग यानी अग्नि यानी आग का देवता भी बोलते हैं अग्निदेव को। और सोम यानी खास पेय बनाने का पौधा, यानी पेय पदार्थ जो भी बनाने का पौधा होता है उसको हम सोम बोलते हैं, यानी इसकी भी उपासना करते थे, सोम नामक पौधे की, अग्निदेव की और इंद्रदेव की। तो ये तीनों का उपासना किया जाता था। अब हम बात करेंगे कि कितने देवी देवताओं का उल्लेख है ऋग्वेद में, तो 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। अब हम उसकी बात करेंगे रचयिता, यानी ऋग्वेद की रचना किसने की, लेखक कौन है। तो ऋग्वेद की रचना ऋषियों ने की, ऋषियों में विश्वामित्र ने। तो विश्वामित्र ने जो है, विश्वामित्र का जो अगर वार्तालाप की बात करेंगे, सूक्त का वर्णन का बात करेंगे, तो विश्वामित्र ने व्यास और सतलज नदी के को लेके, व्यास और सतलज नदी के बारे में एक सूक्त में उल्लेख किया है विश्वामित्र ने। तो यानी व्यास और सतलज के बारे में एक सूक्त में उल्लेख किया है विश्वामित्र ने। अब हम सूक्त किसे बोलते हैं, तो सूक्त किसे बोलते हैं, अच्छी तरह बोला गया, अच्छी तरह बोला गया, यानी जिस चीज के लिए बहुत अच्छी तरह से बोला गया। जिस तरह विश्वामित्र ने व्यास और सतलज नदी के बारे में अच्छी तरह से बोला, यानी वो सूक्त बोलते हैं उसको। और रथ किसको बोलते हैं, तो युद्ध में प्रयोग होने वाला, यानी ऋग्वेद काल में रथ का जो मीनिंग बोल सकते हैं तो युद्ध में प्रयोग होता था। यज्ञ यानी अनुष्ठान, और दास यानी जो गुलाम होते थे, दास को गुलाम।
और महापाषाण, महापाषाण की बात करें तो ये एक तरह का पत्थर है जो कि उस टाइम पे जो भी लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो कब्र को सजाने के लिए इस महापाषाण का यानी पत्थर का उपयोग किया जाता था, यानी कब्र को सजाने के लिए। तो ये एक तरह का पत्थर है महापाषाण। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के भाषा का, यानी किस भाषा में उसको लिखा गया है। तो उसको वैदिक संस्कृति के भाषा में लिखा गया, यानी वैदिक संस्कृति। और वो गद्यात्मक है या पदात्मक, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो ऋग्वेद पदात्मक है। अब हम साक्ष्य की बात करेंगे तो वहां पे साक्ष्य क्या मिला, महापाषाण यानी पत्थर, वही जो कि मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, जो कि कब्र बनाने के लिए शिलाखंडों को सजाने के लिए यूज होता था महापाषाण ऋग्वेद काल में। ब्राह्मण गिरी में क्या क्या पाया गया, तो ब्राह्मण गिरी में व्यक्ति कब्र में पाए गए, यानी व्यक्ति को कब्र में रखा जाता था। 3-3 सोने के मनके और शंख मिले थे ब्राह्मण गिरी में। और पॉट हॉल किसे बोलते हैं, तो जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो जब उनको कब्र में दफनाने के लिए ले जाते थे तो कब्र का जो स्टार्टिंग का जो दरवाजा बोल सकते हैं या फिर शव को ले जाने का रास्ता बोल सकते हैं, उसको हम पॉट हॉल भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉट हॉल, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, हॉल मतलब सर्कल यानी गोल, गोलाकार, छेद, उस तरह से बोल सकते हैं हम। तो नाम से तो शव को ले जाने का रास्ता को पॉट हॉल बोलते हैं उस टाइम पे। अब हम जीवन की बोलेंगे कि बात करेंगे तो जो हमारा ऋग्वेद काल में जो जीवन है वो किस तरह का होता था। तो ऋग्वेद काल में जो जीवन है लोगों का वो जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों से बहुत ही अलग था, अलग हो चुका था। और उनका जो पशुचारण पर निर्भर रहता था, उनका जो जीवन यापन है वो पशुचारण पर निर्भर करते थे। और जो कृषि थी उनकी वो गौण थी, यानी सेकेंडरी थी। लेकिन प्राथमिक जो प्राइमरी थी, जो उद्योग था उनका, जो जीवन यापन का जो माध्यम था वो पशुचारण ही था, और सेकेंडरी था कृषि। और आर्यों को सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास, जो वहां के आर्य लोग थे उनका सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास करते थे। और जो ऋग्वेद काल के लोगों का लाइफ स्टाइल था वो ग्रामीण सभ्यता पे आधारित था, यानी वहां का लाइफ स्टाइल ग्रामीण सभ्यता था। अब हम इसके बाद बात करेंगे ऋग्वेद काल का, तो शिष्ट एक प्रकार का मंगोलीय है, जो कि ये भी कब्र में सजाने के लिए एक तरह का पत्थर का ही होता है। तो अगर इस तरह से पूछ जाए कि शिष्ट क्या है, तो वो एक मंगोलीय है। मंगोलीय एक तरह का पत्थर है। अब ये एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि ऋग्वेद में किसके लिए प्रार्थना की गई है। तो ऋग्वेद में प्रार्थना 1028 से भी ज्यादा प्रार्थना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पर वो प्रार्थना किसके लिए किया गई, तो वो बच्चे के लिए भी किया गया है, घोड़े के लिए भी किया गया है, और बकरी के लिए भी किया गया है, और नहीं सॉरी मवेशी के लिए भी किया गया है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रार्थनाएं किसके किसके लिए किया गया है। तो मवेशी, बच्चे, घोड़े, ये सभी के लिए किया गया है। तो और बात करते हैं कि ऋग्वेद काल में किन किन नदियों का उल्लेख पाया गया है। तो गंगा, सतलज और व्यास, इन तीनों का पाया गया है ऋग्वेद काल में। अब हम बात करेंगे कि चरक नाम के जो है वो भौतिकवादी थे, उस टाइम के ही थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो चरक कौन थे, तो एक भौतिकवादी थे। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो उन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी है। ये सब मैं आप लोगों को बस बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में रहे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप लोग उसको सॉल्व कर सको। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऋग्वेद काल से। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है या मेरे पढ़ाने का तरीका, तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, मेरे हर एक वीडियो को देखो। आप लोगों का सीटेट प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से होगा, स्कोर भी अच्छे बनेंगे, क्वालिफाई भी कर लोगे। लेकिन आप लोगों को कंटिन्यूअस मुझे फॉलो करना होगा। और मैं बाकी जो भी कंटेंट्स देती हूँ उतने ही कंटेंट्स आप लोगों को पढ़ने हैं जितने सीटेट के लिए जरूरी है। कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा पढ़ के चलेगा और क्वेश्चन तो आए भी नहीं और कंफ्यूजन का कंफ्यूजन भी। आप लोग वही कंटेंट पढ़ो, और जो भी मैं पढ़ाती हूँ इसके बाद आप लोगों को किसी बुक, किसी भी नोट्स, किसी भी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। इतना अगर आप लोग फॉलो कर लोगे, इतना आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद खुद से भी इतना रिवाइज करोगे, खुद से भी इतना याद करोगे, तो आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होगा और आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे और आप लोगों का स्कोर भी अच्छा बनेगा। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज तो मैंने आप लोगों को ऋग्वेद काल के बारे में बता दिया, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊंगी। और सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने जो भी बताया वो आप लोग ध्यान से पढ़ लो।
तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।